हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जीव विज्ञान का अपना जो सेकंड चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय वो शुरू करने जा रहे हैं। 10वीं क्लास में वैसे तो चैप्टर 7 चैप्टर है, 7वां चैप्टर बनता है नियंत्रण और समन्वय। लेकिन जीव विज्ञान के अंदर जैव प्रक्रम के बाद दूसरा चैप्टर जो बनता है वो है नियंत्रण और समन्वय। तो पिछले पाठ के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं कि शरीर का अनुरक्षण जो होता है वो विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा, प्रक्रमों के द्वारा होता है। वो जैव प्रक्रम कौन कौन से हैं ये आप सभी जानते हो कि हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है, पाचन प्रक्रम के बारे में पढ़ा, श्वसन प्रक्रम के बारे में पढ़ा, उत्सर्जन प्रक्रम के बारे में पढ़ा और परिसंचरण प्रक्रम के बारे में भी पढ़ा। तो वो जो प्रक्रम होते हैं वो शरीर के, जीव के, सजीव के रख रखाव के लिए होते हैं, अनुरक्षण के लिए होते हैं। उसी से जुड़ा हुआ आगे भाग नियंत्रण और समन्वय हम शुरू करने जा रहे हैं। जो सजीव में नियंत्रण और समन्वय की क्या भूमिका है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में इस पाठ के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ा जाएगा। तो आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं कि जो जीव हैं, सजीव जो हैं, उनमें नियंत्रण और समन्वय क्यों जरूरी है और किसके द्वारा होता है। अब बात करते हैं नियंत्रण और समन्वय की। तो आप सभी जानते हो कि शरीर वृद्धि करता है, गति करता है सजीव का। सजीवों में हम गति की बात भी करते हैं, वृद्धि की बात भी करते हैं। कुछ तो गतियां या वृद्धि ऐसी होती हैं जो उद्दीपन के कारण होती हैं। उद्दीपन का मतलब होता है ऐसा कारक जो वृद्धि के लिए या गति करने के लिए उत्तरदायी होता है। उस कारक को हम उद्दीपन कहते हैं जो गति करने के लिए प्रेरित करता है किसी भी सजीव को। कि जैसे हमने चलना शुरू कर दिया, या एक उदाहरण दें कि बिल्ली दौड़ पड़ती है। अब वो दौड़ पड़ती है, वो एक गति का उदाहरण है, ना कि वृद्धि का। उसको हम वृद्धि नहीं कहेंगे लेकिन उसको हम गति कहेंगे। अब गति जैसे कहेंगे कि जो बिल्ली दौड़ पड़ी है वो हो सकता है किसी बड़े जानवर को देखकर दौड़ी हो, उसके भय में दौड़ी हो सकता है वो चूहे को देखकर उसके पीछे दौड़ी हो, खाने के लिए दौड़ी हो। तो निर्भर करता है किस प्रकार की स्थिति है उसके आसपास। तो उसको उस चीज को करने के लिए समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तंत्र का, भाग का उपयोग करना पड़ेगा। अगर हम पौधे को देखते हैं, बीज जमीन में बो देते हैं, कुछ दिनों बाद वो अंकुरित हो जाता है और वो ऊपर की ओर गति करता है, जमीन से, मिट्टी से, मृदा से बाहर निकल जाता है। वो जो वृद्धि होती है, वो जो गति होती है, उसको हम वृद्धि कहेंगे। उसको हम, अगर उसके ऊपर हम रुकावट लगा दें तो वो बाहर की तरफ वृद्धि नहीं कर पाएगा। वो जो वृद्धि होती है उसके लिए कारक अलग रहेगा। ये जो गति की बात की हमने, जिसमें हमने बिल्ली का उदाहरण दिया या किसी जीव का उदाहरण देते हैं, उसके लिए अलग उद्दीपन काम करेगा। तो अगर नियंत्रण और समन्वय की बात की जाती है कि अगर कोई गति या वृद्धि कर रहे हैं या कोई क्रिया हम कर रहे हैं, कोई जीव कोई क्रिया कर रहा है, तो उसके लिए जो तंत्र या उत्तक काम करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपने 9th क्लास के अंदर उत्तकों के बारे में पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा है तंत्रिका उत्तक होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है पेशीय उत्तक होते हैं। तो ये दोनों उत्तक मिलकर ही काम करेंगे नियंत्रण और समन्वय का। अब तंत्रिका उत्तक होते हैं जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, मस्तिष्क के निर्माण में सहयोग करते हैं। जीवों के शरीर में, पूरे के पूरे शरीर के अंदर जाल बना होता है तंत्रिका कोशिकाओं का। वो कोशिकाएं मिलकर, वो जाल मिलकर उत्तक बनाते हैं और आगे उससे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है।
जिससे जो शरीर के नियंत्रण की क्रिया है वो अमल में लाई जाती है। समन्वय स्थापित होता है विभिन्न अंगों के बीच में। हम खड़े हैं, हम हाथ हिला रहे हैं, हम सोच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, साथ में किस प्रकार चलना है। तो ये सारी बातें नियंत्रण और समन्वय में आ जाएंगी। बैलेंस बनाना है शरीर का, वो समन्वय स्थापित हो जाता है भिन्न भिन्न भागों के अंदर शरीर के। तो ये सारी बातें इन दो ऊतकों के ऊपर निर्भर करेंगी, जिसे हम तंत्रिका ऊतक बोलेंगे और पेशीय ऊतक बोलेंगे। अब बात आती है कि हम सोचने की जो क्रिया है वो करते हैं। हम खाना खाने की क्रिया करते हैं। हम खाना खा रहे हैं, हमको कैसे पता चलता है कि अब हमारा पेट भर गया, अब खाना नहीं खाना है? कैसे पता चलता है कि अब भूख लग गई, अब खाना खाना है? हम धूप में बैठे, कौन सा ऐसा भाग है शरीर का जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अब यहाँ से खड़ा होना है, उठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ धूप ज्यादा है। हम अपना अच्छा भी सोचते हैं, कोई चीज हमें गलत लग रही है उसके प्रति भी हम प्रतिक्रिया देते हैं। तो इन तमाम प्रकार की क्रियाओं के लिए हमारे शरीर के अंदर जो सूचनाएं जाती हैं, इकट्ठी होकर एक भाग से दूसरे भाग तक जाती हैं, उनको लेकर जाने के लिए कौन सी कोशिकाएं सहयोग करती हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, वो जो सूचनाएं हैं वो एक भाग से दूसरे भाग में कैसे जा रही हैं। हमने हाथ से किसी गर्म बर्तन को उठाया और उसको तुरंत छोड़ दिया, हम उसको उठा के क्यों नहीं रखते? हमें कैसे पता चलता है कि वो गर्म है? सामने कोई बस आ रही है, कोई कार आ रही है, कोई साइकिल आ रहा है, उसको देखकर हम वैसे ही उतना ही स्पेस क्यों छोड़ देते हैं, उतनी ही दूर क्यों हट जाते हैं, ताकि हमारा बचाव हो सके? कैसे पता लगता है हमें कि वो कितने नजदीक से हमारे, कितनी हमें जगह चाहिए उससे बचाव के लिए? उन चीजों का विश्लेषण कहाँ होता है? आंखों से अगर उनको देखा गया है, वो सूचनाएं कौन लेकर जाता है और किस भाग में लेकर जाता है, वो तमाम बातें इस पाठ के अंदर पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करते हैं इस तंत्रिका कोशिका की, कि वो तंत्रिका कोशिका जो है, जो सूचनाओं को एक भाग से लेकर दूसरे भाग में जाती हैं, एक अंग से लेकर दूसरे अंग तक जाती हैं, वो उनकी संरचना कैसी होती है, वो किन किन भागों से मिलकर बनी होती है। तंत्रिका कोशिका। तो सबसे पहले अलग अलग भागों के बारे में इस भाग को हमने बनाया है इस भाग में हमने एक बिंदु बीच में केंद्रक, जैसे हम कोशिका कोई भी बनाते हैं उसमें हम दिखाते हैं कि उसके अंदर केंद्रक होता है। तो ये भाग केंद्रक हो गया। ये जो पोर्शन हमने जो भाग बनाया है सितारा टाइप सी, इसको हम क्या कह देंगे? सितारे की आकृति का जो बना दिया है, इसको बोल देंगे हम कोशिकाएं। अब ये जो अलग अलग बिंदु बने हुए हैं, इनसे हम छोटी छोटी ऐसे बारीक संरचनाएं दिखाएंगे। इन भागों को बोल देंगे द्रुमिका। ये जो बीच में भाग है, यहां से हम शुरू करते हैं तंत्रिकास। कोशिका का एक पहला भाग हो गया, द्रुमिका हो गई। ये जो बीच में बना हुआ भाग है, इसको बोल देंगे तंत्रिकास। और ये हो जाएगा
इस तंत्रिका अक्ष का या फिर तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। तो ये जो हमने संरचना बनाई है इसको बोल देंगे तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। अब बात आती है कि ये सूचनाओं को किस प्रकार ग्रहण करती है और वो सूचनाएं कहाँ जाती हैं। मुख्यतः तो ये हम सभी को मालूम है कि शरीर किसी भी जीव की जो कार्य प्रणाली है वो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शरीर है किसी भी जीव का, सजीव का, वो उसमें जो नियंत्रण का काम करता है वो मस्तिष्क करता है। इसका मतलब जो विश्लेषण होता है वो सूचनाओं का, वो सभी सूचनाओं का विश्लेषण केंद्र जो होगा वो मस्तिष्क होगा। तो सूचनाएं एक अंग है, उससे लेकर मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। जब एक जाल बन जाता है, इनका गुच्छ बन जाता है, तो उससे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब ये सूचनाओं को कैसे लेंगी, किस भाग के जरिए लेंगी? क्या वो सूचनाएं अगर कोई गर्म चीज को छू रहे हैं वो गर्म चीज ही गर्म होती हुई अंदर चली जाएगी, या कुछ और काम होगा जिसकी वजह से सूचनाएं एक भाग से अलग आगे जाएंगी। अब जो हमने अभी बात की है कि तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है सजीवों के शरीर में, और विभिन्न तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो सूचनाएं जो है तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक जाएगी और दूसरी तंत्रिका कोशिका से आगे ऐसे ही और मस्तिष्क तक विश्लेषण के लिए जाएंगी। वहां विश्लेषण होगा, फिर वापिस आएंगी और उस कार्यकारी अंग तक जाएंगी, और जैसी प्रतिक्रिया विश्लेषित होती है मस्तिष्क में, उस वैसी ही उस क्रिया के फलस्वरूप हम या कोई भी जीव प्रतिक्रिया करता है। सूचनाएं यहां इकट्ठे करते हैं भाग द्रुमिका। अब द्रुमिका के द्वारा सूचनाओं को कार्यकारी अंग से ग्रहण कर लिया जाता है। यही कोशिका काय के थ्रू यहां से सूचनाएं आएंगी कार्यकारी अंग से, वो हम अभी बता देंगे कि सूचनाएं द्रुमिका के द्वारा एकत्रित की जाएंगी और विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। जो सूचना है वो एक संकेत के रूप में चलेगी, फिर यहां विद्युत आवेग उत्पन्न होगा और वो कोशिका काय से होता हुआ तंत्रिका अक्ष में चला जाता है। अब वही विद्युत आवेग तंत्रिका से होता हुआ दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका भाग तक जाता है। अभी हमने आपको बताया कि अगर यहाँ अंग है, कार्यकारी अंग दिया हुआ है, तो यहाँ से सूचना चलती है तो वो द्रुमिका तक जाएगी और द्रुमिका में विद्युत आवेग उत्पन्न होगा और संकेत उत्पन्न होगा जो कोशिका काय से होता हुआ तंत्रिकाक्ष में जाएगा और तंत्रिकाक्ष से अगली तंत्रिका कोशिका में चला जाएगा। तो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होगा? यहां फिर इस प्रकार से ये दूसरी तंत्रिका कोशिका, इसी तरह द्रुमिका इस जो तंत्रिका कोशिका तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा है उससे जुड़ी होती है। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये जो गैप बना हुआ है इसके बीच में, इस गैप में इस जो आवेग यहां से चला हुआ है उस आवेग के कारण एक रसायन उत्पन्न होता है। इस रसायन में एसिटोकोलिन या एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो उत्पन्न हो रहे हैं। ये रसायन जो होगा
जिसमें ये जो हमने घटक बताए हैं कि ये रसायन है, एसिटोकोलिन है या फिर एड्रेनलिन है, नोरएड्रेनलिन पहुंच रहा है, बन रहा है ये रसायन, इस रसायन से होता हुआ आवेग आगे चला जाएगा। अब वो जो आवेग यहाँ आया है वो विद्युत आवेग फिर कोशिका काय में जाएगा, फिर तंत्रिकाक्ष से होता हुआ अगली तंत्रिका कोशिका में चला जाएगा। और ये तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि विश्लेषण के लिए सूचना मस्तिष्क में ना पहुंच जाए। और जैसे ही मस्तिष्क में विश्लेषण होता है फिर प्रेरक अंगों के द्वारा दोबारा तंत्रिकाओं के द्वारा वापिस वो जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं उस अंग तक लेकर आती हैं कि वैसे ही प्रतिक्रिया आपने देनी है जिस प्रकार से जो क्रिया शरीर के साथ घटित हो रही है। तो जो मेन बात है वो यहां तक जो बढ़ता है वो है नामांकित चित्र तंत्रिका कोशिका का। फिर जो आगे बढ़ता है कि ये तंत्रिका कोशिकाओं में सूचनाएं किस प्रकार गमन करती हैं, या एक तंत्रिका कोशिका से सूचना दूसरी तंत्रिका कोशिका तक कैसे जाती है। विद्युत आवेग के रूप में जाती है। और जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, इसे सिनेप्स, अंतर्ग्रथन जो होता है, जो अंतर्ग्रथन जो होगा जिसे सिनेप्स कहते हैं, ये जो भाग होता है इसे बोलेंगे सिनेप्स, जहां दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। इन दोनों के बीच में क्या बनता है, रसायन उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है, विद्युत आवेग के कारण। और इस रसायन में से जो विद्युत आवेग है वो अगली कोशिका में चला जाता है। तो ये बात आ जाएगी कि सूचनाएं किस प्रकार एक भाग से दूसरी भाग में जाती हैं। फिर बात आती है क्या सारी की सारी प्रक्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके अंदर जो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोले, मस्तिष्क जिसको बोले, वो पूरी तरह विकसित नहीं होता। अगर वो पूरी तरह विकसित नहीं है, तंत्रिकाओं का जो न्यूरॉन का जाल बना हुआ है वो अच्छी तरह विकसित नहीं है, तो फिर ये जो क्रियाएं हैं, ये जो प्रक्रिया है नियंत्रण और समन्वय की, ये किस भाग द्वारा होती है और उसे क्या कहते हैं। एक बात आती है प्रतिवर्ती क्रिया। क्या ये क्रियाएं सिर्फ उन्हीं में हो सकती हैं जिनमें मस्तिष्क पूरी तरह पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, या सभी में हो जाती है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में मस्तिष्क जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है पूर्ण विकसित होता है, फिर भी प्रक्रिया होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको त्वरित अनुक्रिया की जरूरत होती है। जैसे कि हम गर्म चीज को छूते हैं और छूते ही उसको एकदम से छोड़ देते हैं स्पीड में। सुई थोड़ी सी चुभ जाती है, उसके तुरंत उसके फलस्वरूप हम क्रिया करते हैं, तुरंत क्रिया करेंगे। तो कोई भी क्रिया जो होगी किसी अनुक्रिया के प्रति या किसी क्रिया के होते ही हम अनुक्रिया जो करते हैं तुरंत, उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और इस प्रतिवर्ती क्रिया को जिस ग्राफ के द्वारा बोले, जिस विधि के द्वारा दर्शाया जाएगा, उसे प्रतिवर्ती चाप बोल देंगे। अब वो कैसे होती है वो भी बताया जाएगा। लेकिन ज्यादातर क्योंकि ये क्रिया त्वरित होती है, तुरंत होती है, बहुत कम समय में होती है, इसीलिए यहां से किसी भी कार्यकारी अंग से जिस पर यह प्रतिक्रिया हो रही है उससे सूचना को मस्तिष्क तक लेकर जाना और विश्लेषित होना, उसमें एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इसीलिए बीच में जो तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बना होता है, बीच में एक बंडल बना होता है जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, जिसमें 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, वो
वहां विश्लेषित होकर वो तुरंत कार्यकारी अंग पर सूचनाएं वापस भेजती हैं ताकि वो क्रिया हो सके। तो प्रतिवर्ती क्रिया सबसे पहले क्या कहेंगे कि किसी क्रिया के अनुरूप होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब इसको हम प्रतिवर्ती क्रिया बोल देंगे। और प्रतिवर्ती क्रिया को प्रतिवर्ती चाप के द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसीलिए ये बात बोली है कि क्रिया हुई अंग के साथ, उसके अनुरूप हमने तुरंत अनुक्रिया दी, किसी भी जीव ने तुरंत एक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया दर्शा दी। और उसको हमने ये बताना है कि कैसे कार्यकारी अंग और उस भाग के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया में जो काम किया गया, बताया गया कि कैसे प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है, तो उसे दर्शाने के लिए हम प्रतिवर्ती चाप का उपयोग करेंगे। हमने अभी लिखा इसमें कि कार्यकारी अंग होता है। इस भाग पे हाथ हो सकता है, पांव हो सकता है, इस शरीर का कोई भी अंग हो सकता है जिस पर कोई क्रिया हो रही है। उसको हमने इसलिए कार्यकारी अंग बोला कि उस पर क्रिया हुई और यहां से जो सूचनाएं हैं वो एक भाग पे गई जिसको हमने बोला मेरु रज्जु। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग रहेगा। जब हम मस्तिष्क की बात करेंगे तब इसके बारे में बताया जाएगा कि क्या है मेरु रज्जु, कहाँ उपस्थित होती है मेरु रज्जु। अब ये बात आ जाती है कि अगर कोई प्रतिक्रिया तुरंत अनुक्रिया होती है किसी क्रिया के, तो उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं और यह मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। यहां से सूचनाएं गई मेरु रज्जु तक और फिर यहां विश्लेषण के बाद तुरंत आ गई कार्यकारी अंग तक। तो इसका मतलब सूचनाओं को लेकर जाने वाला, ग्रहण करने वाला जब क्रिया हुई, कोई ना कोई तंत्रिका होती है। विश्लेषण के बाद उन सूचनाओं को वापिस अंग तक लेकर आने वाली भी तंत्रिकाएं होती हैं, जो ये बताती हैं कि आपके साथ ये हुआ और आपने वैसी ही अनुक्रिया करनी है। तो जो सूचनाओं को ग्रहण करती है उन तंत्रिकाओं को कहते हैं संवेदी तंत्रिका। संवेदनाओं को जो ग्रहण करेगी कार्यकारी अंग से और कहां लेकर जाएंगी, मेरु रज्जु। अब ये जो मेरु रज्जु है यहां विश्लेषण होगा, इस भाग में विश्लेषण होगा सूचनाओं का। फिर यहां से प्रेरक तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिका उन विश्लेषित सूचनाओं को लेकर कार्यकारी अंग तक पहुंचती है ताकि उसी के फलस्वरूप, उसी के अनुरूप अनुक्रिया की जा सके। तो यहाँ ये जो ऐसी संरचना हमने बनाई है, ये सिंपल तरीके से दर्शाया है कि ऐसे चले और एक हाथ ऐसे चाप इधर बन गई, एक इधर बन गई, कार्यकारी अंग से उस भाग तक और यहाँ मेरु रज्जु से वापिस कार्यकारी अंग तक। तो इसी चाप को हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, जिसमें हम प्रतिवर्ती क्रिया को दर्शाते हैं। और संवेदी तंत्रिकाएं क्या होती हैं, ये भी आपको बताया गया कि ऐसी तंत्रिका कोशिका जो कार्यकारी अंग से सूचनाओं को ग्रहण करती हैं, संवेदना को ग्रहण करती है। प्रेरक तंत्रिकाएं या प्रेरक अंग कौन से होंगे, फिर
ऐसी तंत्रिका कोशिका जो मेरुरज्जु से विश्लेषण के बाद सूचनाओं को प्राप्त कर कार्यकारी अंग तक लेकर जाती है। तो हमने इसमें नियंत्रण और समन्वय में तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक का क्या रोल होता है या कौन नियंत्रण और समन्वय करता है उसके बारे में आप लोगों को बताया। अभी आप सब ने देखा कि तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसी होती है, कैसी सूचनाएं एक भाग से दूसरे भाग में जाती हैं, और साथ में प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती चाप बनती है तो किस अंग का योगदान रहता है, और संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं क्या क्या होती हैं। अभी इसमें जो नियंत्रण और समन्वय का जो मुख्य भाग रहेगा कि जो शरीर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, यानी जो मस्तिष्क होता है, यानी हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, वो तमाम बातें जीवों से संबंधित, फिर पेड़ पौधों में कैसे नियंत्रण और समन्वय होता है, किन के द्वारा होता है, उनके बारे में भी इसी पाठ के अंदर हम